तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उजुमाकी एनिमे की थर्ड एपिसोड को। अगर आपने सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर चेक कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है टाउन की हॉस्पिटल से, जहां किरी उस लाइट हाउस इंसिडेंट्स के बाद 1 महीने से यहाँ पे एडमिट है। सुइची किरी को बताता है कि हमारे कान के अंदर कोक्लिया नाम का एक ऑर्गन से जो साउंड को डिटेक्ट करता है और ये स्पाइरल शेप का होता है। वो कहता है कि उसकी मॉम अब थोड़ा सा बेटर फील करती है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें टाउन की एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, क्योंकि वो स्पाइरल से अब भी डरती है। सुइची कहता है उसके मॉम ने स्पाइरल शेप के लिए अपने फिंगर टिप्स और बालों को भी काट दी थी। अब वो ये नहीं चाहता है कि उनको उस कान के बारे में पता चले। तभी सुइची खिड़की के बाहर मच्छरों का एक झुंड दिखता है जो कि स्पाइरल शेप जैसे होता है। किरी कहती है रिसेंटली टाउन में मच्छरों के झुंड काफी बढ़ गए हैं। सुइची कहता है यह सब स्पाइरल कर्स की वजह से है। फिर सुइची वहाँ से किरी को बाय बोल के चला जाता है। तभी किरी वहाँ पे 2 लोगों को बात करते हुए सुनती है कि आज सुबह से 10 से ज्यादा प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि वो सब मच्छर की काटने की वजह से बीमार हो गए हैं। फिर वहाँ पे एक नर्स आके किरी को कहता है मैटरनिटी वार्ड फुल हो गया है, तुम्हें अपनी रूम इनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। किरी ये देखती है कि ये औरत और कोई नहीं उसकी कजिन किएको है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरी के डैड उस तालाब से मिट्टी ला रहे थे जहाँ पे सभी मरने वालों का धुआं जाकर मिलता था, और वो अब उस मिट्टी से बर्तन बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में 3 डेड बॉडी मिलते हैं जिनकी मौत अजीब तरह से हुआ होता है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इनकी बॉडी से सारे खून चूस लिया हो। यहाँ पे किरी किएको को बताती है कि हॉस्पिटल में 3 मर्डर हुए हैं, लेकिन किएको को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बच्चे के बारे में बात करने लग जाता है। तभी सुइची वहाँ पहुँचता है और एक मच्छर को देखता है। वो तुरंत ही उसे मस्कीटो स्प्रे से मार देता है। सुइची बताता है कि सिर्फ मादा मच्छर ही अपने अंडों को पालन पोषण करने के लिए दूसरों का खून पीती है, लेकिन उस स्प्रे की वजह से किएको का हालत थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर वहाँ पे एक नर्स आके सुइची को कमरे से बाहर निकल देती है। फिर सोने से पहले किरी किएको को कहती है कि ध्यान रखना कि मच्छर तुम्हें काट ना ले। किएको कहती है तुम चिंता मत करो, मच्छरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वो मुझे अच्छे भी लगने लगे हैं। ये कह के वो सो जाती है। आधी रात को किरी को बहुत जोर से मच्छरों की भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखती है कि सारे प्रेग्नेंट औरतें ज़ॉम्बी की तरह चल रहे होते हैं और उनके हाथ में ड्रिल करने जैसा कुछ सामान होता है। किरी अब एक औरत का पीछा करती है जो कि एक पेशेंट के गले में वो ड्रिल मशीन से छेद करके उसका खून पी रहा था। वो औरत किरी को देख लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। आवाज सुन के एक पेशेंट बाहर आता है तो वो औरत उस पेशेंट को घेर लेते हैं और उसका खून चूसने लग जाते हैं। तभी एक नर्स वहाँ पे आता है तो ये उससे भी मार डालते हैं। आज के लिए ये सब काफी खून पी चुके थे तो ये सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी इनमें से एक किरी को कहती है तुम अब हमारा सीक्रेट जान चुकी हो तो तुम्हें मरना ही होगा, और ये सब किरी को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। किरी अपने कमरे में जाके डोर बंद करने की कोशिश करता है और किएको को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन किएको भी अब पजेस्ट हो चुका था। अब वो भी किरी का ब्लड पीना चाहती है। ये सब किरी को मारने वाले ही होते हैं कि किरी को वो मस्कीटो स्प्रे मिल जाता है जो सुइची लेके आया था। फिर वो उस स्प्रे के यूज करती है तो सब मच्छर की तरह वहाँ से भागने लगते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि ये सब प्रेग्नेंट औरतों में अब मच्छर के ट्रेड्स आ चुके हैं और अब इन्हें खून चाहिए होता है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिसेस साइतो के कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश करता है तो मिसेस साइतो उसे नीचे फेंक देती है और वो कीड़ा एक स्पाइरल शेप में आ जाता है, जिसे देख मिसेस साइतो को अपने मरा हुआ पति का याद आ जाता है, जो उन्हें ये कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ एक स्पाइरल बन जाओ, मुझे तुम्हारे कान के अंदर जो स्पाइरल है उसमें सोने दो। ये सुन के मिसेस साइतो चिल्लाने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब प्रेग्नेंट औरत अब बिल्कुल ठीक है और किरी डॉक्टर्स को काल रात को जो उसने देखा हुआ होता है वो बता रही होती है, लेकिन डॉक्टर्स उसने कोई बुरा सपना देखा होगा कह के उसकी बात को टाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिसेस साइतो सुइची से कहते हैं कि उनके कान के अंदर एक स्पाइरल है, उसमें तुम्हारे डैड सोना चाहते हैं। सुइची कहता है डैड आप मर चुके हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा, लेकिन वो सुइची की बातों को नहीं मानती और खुद डॉक्टर्स के पास चार्ट देखने चली जाती है, लेकिन वो चार्ट वहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो काफी पुराना हो गया था तो उसे हटा दिया गया है। फिर वह पूछती है कि क्या मेरे कान के अंदर सच में कोई स्पाइरल है। डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, कान के अंदर ऐसा कोई स्पाइरल शेप का ऑर्गन नहीं होता है। फिर एक नर्स आके उन्हें वहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिसेस साइतो को बोतल के अंदर स्पाइरल शेप नजर आता है और वहाँ से मिस्टर साइतो की आवाज आता है कि स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। ये सुन के वो सुई को अपने हाथ से अलग कर देती है तो वो सुई भी स्पाइरल शेप का हो जाता है। फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे मिस्टर साइतो अब उनके कान के अंदर है और वो एक सीजर्स लेके अपने कान के अंदर डाल देती है। आखिर में स्पाइरल के डर से इनकी भी मौत हो जाता है और इनकी बॉडी से भी स्पाइरल शेप का स्मोक निकलता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो औरतें अब बच्चों को जन्म दे चुके थे। फिर हम देखते हैं कि किरी अपने खाने में एक मशरूम खाती है जिससे उसको खून की टेस्ट आती है, लेकिन ये जब बाहर जाते हैं तो सुनते हैं कि उन औरतों को ये मशरूम बहुत टेस्टी लगता है। ये दोनों फिर उन बच्चों के पास जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यह बच्चे बड़े लोगों की तरह आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे वापस उस गर्म जगह पे जाना है, क्या हम वापस जा सकते हैं? तो उनमें से एक कहता है जिसने हमें बाहर निकाला है वो वापस भेज सकता है। फिर हम देखते हैं कि इनका पेट का नाड़ा एक मशरूम शेप में बाहर आता है। असल में ये बच्चे फिर से अपने माँ के पेट के अंदर जाना चाहते हैं। अचानक ये डिलीवरी रूम से किएको की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। जब वहाँ पे ये जाते हैं तो देखते हैं कि रूम के चारों तरफ मशरूम फैला हुआ है। डॉक्टर कहता है कि बच्चे बार बार अपने नाड़ा रीजनरेट कर रहे हैं, तो उससे इन्हें लगातार काटना पड़ रहा है। सुइची देखता है कि डॉक्टर ऑलरेडी एक बच्चे को वापस किएको के पेट के अंदर सील दिया होता है और वो कहती है कि डॉक्टर मुझे खून चाहिए। तो डॉक्टर सुइची को साइड करके किरी को उसके सामने ले जाती है। तो किएको अपना सुई जैसे जुबान बाहर निकलती है और अटैक करने ही वाली होती है कि किरी नीचे झुक जाती है और वो सुई जाके उस डॉक्टर की गर्दन पे लगता है। फिर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किरी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और किरी की फैमिली एक वेलकम पार्टी रखती है जहां वो सुइची को भी बुलाते हैं। सुइची किरी से कहता है कि तुम्हारा घर उस तालाब के पास है जो पूरी तरह स्पाइरल कस्ट के काबू में है। फिर हम देखते हैं कि सुइची वेलकम पार्टी में खाने के ऊपर टूट पड़ता है क्योंकि वो काफी दिनों से ठीक से खाया नहीं था जब उसके पेरेंट्स नहीं रहे। ये देख के किरी के मम कहते हैं तुम बीच बीच में यहाँ आया जाया करो। तभी सुइची देखता है कि उसकी खाने की प्लेट में स्पाइरल शेप बना हुआ है। मिस्टर गोसिमो कहते हैं तुम्हारे डैड ने स्पाइरल डिजाइन के बारे में मेरे आँख खोल दिए थे, तभी से मैं हर बर्तन पे स्पाइरल शेप बनाता हूँ। किरी का छोटा भाई कहता है कि कुछ दिनों से डैड काफी अजीब बर्तन बना रहे हैं। जब किरी जाके चेक करती है तो वो दिखती है कि सारे बर्तन पे स्पाइरल शेप बने हुए थे। कुछ बर्तन पे फेस भी बना हुआ था जो सुइची के मॉम और डैड की तरह लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गोसिमो भट्टी के अंदर की आग को घूर रहे होते हैं जो स्पाइरल शेप की तरह होता है और उस भट्टी के अंदर से सुइची को बुलाने की आवाज आ रहा होता है। ये सुन के सुइची कहता है कोई मुझे अंदर से बुला रहा है। मिस्टर गोसिमो कहते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन उस भट्टी से फिर से आवाज आता है। तो सुइची कहता है मेरे मॉम डैड उस भट्टी के अंदर कैसे हो सकते हैं? ये कह के सुइची एक ईंट उठा के उस भट्टी पे फेंक देता है और भट्टी टूट जाता है। फिर वहां से सारे आत्माएं स्पाइरल शेप में बाहर निकलने लगते हैं। गोसिमो और सुइची वहां से तुरंत बाहर आते हैं और भट्टी की आग से वो कमरा पूरा जल जाता है। कुछ दिन बाद इनके टाउन में एक भयानक तूफान आ जाता है। जोरदार बारिश और हवा चलने लग गया था, लेकिन ये तूफान आगे जाने की बजाय किरी के घर के ऊपर रह गया था जो कि काफी अनयूजुअल था। न्यूज रिपोर्टर वालों को क्योको की बॉडी भी दिखती है जो इलेक्ट्रिक पोल से चिपका हुआ था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है किरी के घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि किरी को कोई बुलाने जैसे आवाज आ रहा होता है। ये आवाज मित्सुओ भी सुनता है। वो जाके देखता है तो उसे स्टॉर्म की आंख नजर आता है। वो कहता है दीदी ये आंख तुम्हें बुला रहा है। किरी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी सुइची आके किरी को अपने घर से बाहर बुला लेता है। हम देखते हैं कि एक पेड़ उड़ के इनके तरफ आ रहा होता है, लेकिन ये दोनों उसे डॉज करके बच जाते हैं। सुइची कहता है अगर तुम घर के अंदर रहोगे तो तुम्हारा घर फैमिली सब बर्बाद हो जाएगा। सुइची कहता है ये इस तूफान की आंख है और ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हें अपने पास भी बुला रहा है। किरी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? ये दोनों भागने लगते हैं। तभी किरी एक मलबे के नीचे आ जाती है। वहाँ पे एक लड़की भी इनका मदद करने के लिए आती है, लेकिन तूफान की आंख उसे अपने अंदर खींच लेती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। किरी कहती है तूफान ने गलती से मुझे समझकर उस लड़की को निगल लिया और अगर ऐसा चलता रहा तो ये टाउन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर ये दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में छुपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का पानी भी एक बवंडर में बदल जाता है और ये दोनों उस बवंडर के साथ उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। आखिर में ये बवंडर उस तालाब के पास आके रुक जाता है और ये दोनों भी वहाँ गिरे हुए थे। किरी के घर वाले आकर इन दोनों को ले जाते हैं। तूफान में अपने घर बर्बाद होने के बाद किरी के फैमिली अब उस गरीब मोहल्ले में एक पुराने घर में रहने आते हैं। ये सब इस बात से हैरान थे कि इतनी बड़ी तूफान में ये पुराना घर कैसे बच गया। फिर हम देखते हैं कोई किरी को घर की छेद में से देख रहा होता है। रात को इन्हें अपनी पड़ोस के घर से एक डरावनी आवाज आता है, जिसे सुन मित्सुओ कहता है मैंने सुना था कि इस जगह पे एक मॉन्स्टर रहता है, शायद ये उसी की आवाज होगी। तो उसकी मॉम कहते हैं कि मॉन्स्टर जैसे कोई चीज रियलिटी में नहीं होता। तभी कोई आके इनके दरवाजे पे नॉक करता है। इसका नाम वकावयासी है, जो इनके लेफ्ट साइड वाले कमरे में रहता है। वो बताता है कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत और उसके बेटे रहते हैं।
उसके बेटे को कोई बीमारी हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे चिल्ला रहा है और लोग इसे कोई मॉन्स्टर का आवाज मानते हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये सब सो रहे होते हैं तो वो आवाज फिर से आता है। ये सुनकर किरी उस आवाज की तरफ जाने लगती है। सुइची भी उसके पीछे जाता है। किरी जाके देखती है कि वो बूढ़ी औरत रो रही होती है और वो बताती है कि मेरा बेटा अब मर गया है। हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बॉडी से कुछ कांटे जैसे निकले हुए थे। किरी जाके उसके बेटे की लाश को दिखती है और डर जाती है। अगले सुबह उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे वाकाबायाशी आके किरी को उस लाश के बारे में पूछता है। किरी कहती है उससे उस लाश के बारे में कुछ बात नहीं करनी। वाकाबायाशी कहता है कि वो थोड़ी देर पहले खिड़की से झांक के लाश को देख लिया था। वो कहता है वहाँ पे ढेर सारे छेद थे जहाँ पे वो सोया हुआ था। किरी वहाँ से अपने घर वापस चला आता है। हम देखते हैं कि घर की छत में से किरी को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि वाकाबायाशी ही होता है और वो किरी की सुंदरता के पीछे पूरा पागल हो गया था। फिर वो नोटिस करता है कि उस बूढ़ी औरत की बीमारी अब इससे भी हो गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दीवार से कुछ स्पाइक जैसी चीजें बाहर निकलने लगते हैं और वो दीवार टूट जाता है। हम देखते हैं कि वाकाबायाशी की बॉडी पे हर तरफ स्पाइक निकले हुए थे। वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। वो वहाँ पे एक चूहा को देखता है और उसे उठा के खाने लगता है। फिर ये किरी पे अटैक करने आता है लेकिन बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल उड़ के आता है और इसके सर के आर पार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जंगल से एक लाश जंप करके इनके तरफ आता है। ये लाश यामागुची का है जो कभी किरी से प्यार करता था। उसकी बॉडी में कार का सस्पेंशन फंस के रह गया था एंड इसके साथ ये एपिसोड एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। वहाँ पे हम देखेंगे कि किरी और सुइची अपने फैमिली और टाउन को बचा पाते हैं या नहीं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।